ट्यूनिंग दोस्तों, सहस्त्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एडीओ क्लास टेस्ट 1 का मॉडल आंसर और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए, हमारे सहस्त्र एकेडमी द्वारा एडीओ स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक शनिवार अर्थात प्रत्येक शनिवार को वीकली टेस्ट लिया जाता है, जिसका पहला टेस्ट आज आयोजित किया गया था 1 मार्च को, जिसमें जो है 50 क्वेश्चन दिए गए थे। इन 50 क्वेश्चन में 3 सब्जेक्ट शामिल थे जो हमारे क्लास में चल रहे हैं। पहला तो है ग्रामीण विकास, और दूसरा जो है हिंदी, और तीसरा जो है पंचायती राज। ये 3 विषयों के साथ हमारा एडीओ बैच चल रहा है, जिसमें आज के हुए क्लास टेस्ट का हम यहाँ मॉडल आंसर और साथ में जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो क्लास टेस्ट दिया गया था इसमें 3 विषय शामिल हैं। आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण विकास, हिंदी और पंचायती राज, 3 विषय के प्रश्न जो है इसमें शामिल है। चलिए सबसे पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। इसमें जो है हम क्या क्या इसमें इस प्रश्न का आंसर तो देखेंगे ही, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, और साथ साथ उससे संबंधित और क्या क्या जो है प्रश्न बन सकते हैं, उनके आसपास के जो है जितने भी डिटेल है सबको भी कवर करते चलेंगे, ताकि आपका जो क्लास में एक बार पढ़े हुए हैं वो सब जो है एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है नियत निलनार योजना से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन में है नियत निलनार योजना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है आप सबको क्लास में पढ़ाया गया है कि नियत निलनार योजना का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। आपका अच्छा गांव हिंदी में हो गया, और यही इंग्लिश में पूछा गया है तो यूर गुड विलेज। तो ये जो है इसका अर्थ आप याद रखेंगे, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, यही जो है हम देख लेते हैं। इससे संबंधित 4 क्वेश्चन इस टेस्ट में दिए गए हैं। इस योजना से संबंधित इस योजना को हम पहले समझ लेते हैं कि यह योजना क्या है। तो सबसे पहले इसका अर्थ आप जान गए। इसका अर्थ जो है क्या है, आपका अच्छा गांव। देखिए, इस योजना को जो है कब घोषणा किया गया था, 15 फरवरी। तो 15 फरवरी 2024 को 15 फरवरी 2024 को इस योजना की घोषणा किया गया था। और यह योजना कहाँ लागू है, तो यह योजना जो है बस्तर के 5 जिलों में, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है 5 जिलों में जो है इस योजना को संचालित किया जा रहा है। ये कौन कौन से जिले हैं, अगर आप बस्तर का मैप आपको याद है तो बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले हैं, टोटल 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। उनमें से आपको 7 जिलों का नाम तो आपको याद होगा। यहाँ कांकेर है, उसके नीचे जो है नारायणपुर, फिर नीचे में है बीजापुर, यहाँ सुकमा है, बीच में है दंतेवाड़ा, यहाँ बस्तर और कोंडागांव। ठीक, तो यहाँ बस्तर और कोंडागांव, ये कोंडागांव हो गया और नीचे में है बस्तर। तो इन दोनों जिलों को छोड़ दिया जाए, कोंडागांव और बस्तर को, तो बाकी कौन से जो बच गए 5 जिले, वो जो जिले हैं किसमें, नियत निलनार योजना में शामिल है। तो इन 5 जिलों में जो है संचालित किया जा रहा है नियत निलनार योजना को। तो आप सबको पता ही है। तो दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। तो नियत निलनार योजना कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 जिलों में हो जाएगा। अब देखिए, नियत निलनार योजना में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आप देख सकते हैं सुकमा जिला शामिल है, बीजापुर, नारायणपुर शामिल है, और इसमें दिया है बस्तर। तो बस्तर शामिल नहीं है, और एक कौन सा, कोंडागांव। तो बस्तर और कोंडागांव बस्तर संभाग के जो है 2 जिले शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अब चलिए अगला देखिए, इसी से संबंधित चौथा प्रश्न भी पूछा गया है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, आप देख सकते हैं, नियत निलनार योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। याद रखेंगे, यहाँ जो भी प्रश्न आप स्टेटमेंट वाले देखते हैं उसमें आप सबसे पहले पॉइंट कर लीजिए, सत्य कथन पूछा गया है या असत्य कथन पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ असत्य पूछा गया है, तो आप जो है यहाँ असत्य कथन को आपको पहचानना है। इसे आप एक बार हाईलाइट करके रख लीजिएगा, पेन में यहाँ मार्क कर दीजिएगा या गोला घेर दीजिएगा कि ये असत्य पूछा है या सत्य पूछा है। तो चलिए, अब स्टेटमेंट को पहला ऑप्शन दिया गया है, इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, 15 फरवरी 2024 को इस योजना को राज्य के 5 माओवादी प्रभावित जिलों में लागू किया गया है। तो ये भी सही है, 5 माओवादी प्रभावित जिले हैं जो बस्तर संभाग के हैं। इस योजना का संबंध नशा मुक्ति अभियान से है। तो देखिए, ये जो है गलत हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो एक ये ऑप्शन डी दिया गया है, इस योजना का उद्देश्य गांवों का समग्र विकास है। गांवों का समग्र विकास, इसका अर्थ क्या निकलता है कि देखिए, जो माओवादी क्षेत्र है वहां जो सरकार की जो योजना है वे सभी योजना पहुंच नहीं पाते हैं, तो इन्हीं योजना को पहुंचाने के लिए यह योजना लाया गया है। जो भी सरकार की योजना बाकी जो सामान्य गाँव में जो चल रहा योजना है, उन सभी योजनाओं को जो है इन माओवादी क्षेत्रों में भी संचालित करने के लिए इस योजना को लाया गया है, नियत निलनार योजना। इससे हम समझ सकते हैं गांवों का समग्र विकास के अंतर्गत जो सभी योजनाओं के माध्यम से विकास किया जाता है, वही सभी विकास को किया जा रहा है यहाँ। ठीक, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नशा मुक्ति अभियान से संबंधित नहीं है। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ 5वां प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कब प्रारंभ हुआ था।
तो देखिए इस योजना को भी आप पढ़े हैं क्लास में, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो यह जो है 30 जनवरी 2025 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अब इसके संबंधित और कुछ तथ्य आप याद रखेंगे। इस योजना को जो है सबसे पहले कहां प्रारंभ किया गया था? तो इस योजना को जो है सबसे पहले 20 जनवरी को जो है रायपुर में, तो रायपुर से इसको प्रारंभ किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो देखिए इसके अंदर जो है जो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय है, तो कृषि मजदूर जिनके पास कोई भूमि नहीं रहता है वे कृषक हो जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ कामगार जो कार्य करने वाले होते हैं जो कृषि पर आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक, तो अन्य उद्योग करने वाले जो कृषि पर आश्रित नहीं रहते हैं वे सब इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कुम्हार हो जाते हैं, कुम्हार और अन्य जो भी कार्य करते हैं वे सभी। और साथ ही जो है अभी घोषणा किया गया है कि इसका जो है इसके अंतर्गत किनको रखा गया है? तो जनजातियों के लिए जो विशेष बैगा होते हैं, मांझी होते हैं, मैगा, मांझी, गुनिया, ये सभी जो है जो पारंपरिक रूप से बैगा का कार्य करते हैं उन्हें भी जो है इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस योजना में जो है कितने रुपए जो है आर्थिक सहायता दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है यहाँ 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाता है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत, ठीक। तो ये 10,000 रुपए को भी याद रखना है। इसी संबंधित अगला प्रश्न भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। 6वां प्रश्न में यही पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, तो कितना किया जाता है प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता? तो याद रखेंगे 10,000 रुपए का प्रतिवर्ष सहायता प्रदान किया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष है, इसे भी आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष, प्रति माह नहीं है, ठीक। तो ये सब जो डाउट वाली चीजें हैं उनको आपको क्लियर करना है इन प्रश्नों के माध्यम से, ठीक। तो प्रतिवर्ष 10,000 दिया जाता है। चलिए अब अगला देखिए, अब अगला 7वां प्रश्न, तो अगला योजना से संबंधित है श्रद्धांजलि योजना। तो देखिए श्रद्धांजलि योजना, इसके तहत जो है कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है पूछा गया है 7वें क्वेश्चन में। तो आप देखे ही होंगे श्रद्धांजलि योजना, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है। इस योजना के तहत जो है कितना दिया जाता है? 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए जो है दिया जाता है। और इस योजना के लिए पात्र कौन? चलिए इसके संबंधित जो है देख लेते हैं श्रद्धांजलि योजना। तो श्रद्धांजलि योजना के सबसे पहले तो इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ जो है जुलाई 2016, तो जुलाई 2016 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था श्रद्धांजलि योजना का। और इसके तहत 2,000 रुपए दिया जाता है। और किन्हें दिया जाता है ये भी याद रखना है आपको। तो देखिए इसके लिए पात्र परिवार कौन होंगे? तो ऐसे परिवार जिनके मुखिया, ऐसे परिवार जो बीपीएल के नीचे आते होंगे, पहली बात तो बीपीएल परिवार से गरीबी रेखा के नीचे, और उस परिवार के जो कौन से मुखिया हो या फिर जो कमाऊ सदस्य होते हैं, मुखिया हो या कमाऊ सदस्य जिनके ऊपर जो है पूरा परिवार आश्रित रहता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं के जो है जो क्रियाकर्म वगैरह करने के लिए, तुरंत जो है क्रियाकर्म करने के लिए जो है 24 घंटे के अंदर, इसे भी याद रखना है कितने अवधि के समय, 24 घंटे के अंदर जो है सहायता राशि 2,000 रुपए प्रदान किया जाता है। और 2,000 रुपए जो प्रदान किया जाएगा वो किनके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो ग्राम पंचायत में यह जो है किनके उत्तरदायित्व रहता है? तो इसके लिए जो है किनके माध्यम से? तो ये जो है सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिव, इन दोनों के माध्यम से जो है ये जो है राशि 2,000 रुपए का दिया जाता है इस योजना के तहत, ठीक। तो आपको जो है श्रद्धांजलि योजना के संबंधित सब कुछ आपको रिवीजन हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। श्रद्धांजलि योजना के तहत मृतक परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व तो किसका होता है? तो किनका होता है? सचिव और सरपंच, इन दोनों का होता है इनका। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। अब 9वां प्रश्न कौन सी योजना से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना से। तो देखिए इस योजना को भी आप पढ़े हैं, तो चलिए इससे संबंधित देख लेते हैं। यहाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको देखना है सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, सही या गलत पूछा गया है। तो देखिए यहाँ ऊपर में नहीं लिया गया है, तो नीचे में लिखा रहता है कि सही कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए सत्य कथन इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है इस योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। तो इस योजना का संचालन कहां होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर। तो ये गलत है। आप स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अगर आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि इसका संचालन किस स्तर पर किया जाता है? जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत स्तर पर जो है इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तो ये पहला गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करना है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करना। फिर तीसरा देखिए, इस योजना को मुख्य रूप से राज्य के 14 नगर निगमों में संचालित किया गया है। तो आप क्लास में पढ़े ही है कि इसको जो है नगर निगम में नहीं, यह सिर्फ जो है ग्राम पंचायतों में चलता है। तो ग्राम स्तर पर जो ग्रामीण स्तर है उस स्तर पर जो है इसका संचालन किया जाता है। किसी भी नगर में संचालित नहीं है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किया जाने वाला योजना है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। तो ये 14 नगर निगम गलत हो जाएगा। तो किसी भी नगर में जो है यह संचालित नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा ये भी। उसके बाद देखिए, इस योजना हेतु पात्र ग्रामीण क्षेत्र में
15 से 35 आयु वर्ग के हो। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र की बात किए हैं हम, तो ये नगर क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ओनली संचालित है। और इसके लिए पात्र जो युवा वर्ग है वो 15 से 35 युवा आयु वर्ग के जो युवा हैं वे इसके लिए पात्र होते हैं इस योजना के अंतर्गत, 15 से 35 आयु वर्ग के युवा। ठीक, उसके बाद देखिए अंतिम क्या दिया गया है, इस योजना अंतर्गत मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है। तो ये सही है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है युवाओं को जो है क्या जो बुरी चीजों से बचाना और अच्छे विकास, राष्ट्र के विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए योजना लाया गया है। तो देखिए नशा मुक्ति से उन्हें बाहर करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बहुत सारे प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से उन्हें नशा मुक्त कराने का भी जो है इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो ये पांचवा भी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें सही पूछा गया है, तो सही कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला गलत था तो दूसरा सही हो जाएगा, चौथा और पांचवा। तो 2, 4, 5 इनमें दिया गया है, ऑप्शन सी 2, 4 और 5 जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब अगला प्रश्न भी इसी योजना से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किस स्तर पर होगा। तो अभी चर्चा की है, इसका संचालन किस स्तर पर होता है, जनपद पंचायत स्तर पर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ आपको असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले दिया है, यहाँ दिया है योजना और दूसरा दिया गया है इसका वर्ष कब प्रारंभ किया गया था, उस योजना को दिया गया है। तो पहला है नियर नलनार योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया, 15 फरवरी 2024 को। तो ये सही है। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, तो इसका प्रारंभ कब किया गया था, 20 जनवरी 2025। तो 20 जनवरी 2025, तो ये भी जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया था दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। उसके बाद देखिए श्रद्धांजलि योजना जुलाई 2016, तो ये भी सही है। अभी देखिए इसको भी, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना 20 जून 2018 दिया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। हम इसे पढ़े भी हैं, पहले क्लास में पढ़े होंगे कि 20 जून तो है, परंतु ईयर कौन सा है, 2013 में प्रारंभ किया गया था इस योजना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है असत्य है। चलिए अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, यहां दिया गया है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना। तो जनप्रतिनिधि अर्थात जो पंचायत स्तर में जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच हो गए ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, और वही जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, उन सबको जो है प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है इस योजना के माध्यम से। इस कारण इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13। तो प्रश्न 13 में पूछा गया है पीएम सूर्य योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर योजना। इसके अंतर्गत जो है कितना मुफ्त बिजली दिया जाएगा, तो 300 यूनिट। आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत जो है 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। और देखिए यह बिजली जो है ऐसी नॉर्मल बिजली नहीं है, इसके अंतर्गत जो है सूर्य से संबंधित है यह योजना। तो ये जो है सौर पैनल के माध्यम से। सबसे पहले आप इसके समझ लीजिए इस योजना के संबंध में। इस योजना को प्रारंभ कब किया गया था, 29 फरवरी। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अभी नया योजना है। 29 फरवरी 2024 को इस योजना को जो है प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा आधारित मुफ्त बिजली प्रदान करना। तो जो बिजली दिया जाएगा 300 यूनिट का, वो कैसे रहेगा, सौर ऊर्जा आधारित बिजली रहेगा। ठीक, और इसके साथ साथ क्या लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ घरों को, तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर चालू किया गया है, क्योंकि पीएम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया योजना है। तो देखिए 1 करोड़ घरों को जो है, तो इसके अंतर्गत जो है रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ घरों को जो है रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से। ठीक, इसके लिए अनुदान याद रखेंगे, इसके लिए अनुदान जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना में केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकार के माध्यम से जो है इसमें क्या दिया, अनुदान दिया जाएगा। और साथ ही इसके लिए एक नोडल एजेंसी भी गठित किया गया है। इसके लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, एक जो है प्राइवेट कंपनी है एनपीआईए। इसका मुख्यालय जो है गुड़गांव में देखने को मिलता है। एनपीआईए इसे जो है इसके लिए जो है सौर ऊर्जा से संबंधित संस्था है ये, इसे जो है नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है एनपीआईए को। ठीक, तो ये सभी जो है तथ्यों को आप याद रखेंगे पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित। चलिए अब अगला देखिए जिला पंचायत विकास निधि योजना। तो जिला पंचायत विकास निधि योजना का उद्देश्य पूछा गया है प्रश्न 14 में। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो ये विकास निधि जो योजना है इसके अंतर्गत जो है निधि जारी किया जाता है कार्यों को पूर्ण करने के लिए। तो सबसे पहले अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, दूसरा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप अधोसंरचना का निर्माण करना, ये भी सही है। पिछड़े हुए ग्राम को विकास योजना में शामिल करना, तो ये भी सही है। तो ये सभी जो है सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए अब अगला देखिए जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए अध्यक्ष को राशि दिया जाता है। तो इसी योजना निधि के अंतर्गत जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, वे कितने राशि जो है आवंटित कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को आप याद रखेंगे जिला स्तर पर है ना, ये याद रखेंगे, ये जिला स्तर की बात कर रहे हैं हम।
ठीक। तो जिला पंचायत स्तर पर जो है अध्यक्ष के लिए कितना रहता है? 15 लाख। तो अध्यक्ष के लिए 15 लाख, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। और वही देखिए उपाध्यक्ष के लिए कितना होता है, और साथ ही साथ जो है आप सदस्य उपाध्यक्ष सबका याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ अध्यक्ष के लिए कितना हो गया? 15 लाख। तो जो उपाध्यक्ष उनके लिए उन्हें 10 लाख दिया जाता है, और वही जो है सदस्य उन्हें जो है 4 लाख दिया जाता है। तो देखिए 4 लाख, 10 लाख और 15 लाख इतना तक के जो है ये विकास कार्य कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक। तो ये राशि इन्हें आवंटित किया जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा जिला पंचायत विकास निधि योजना के संबंध में। ठीक। अब चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला पंचायत विकास निधि योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए ये 2023-24 का बजट का पूछा गया है। तो 2023-24 में यह डाटा कितना था? 22 करोड़ था 2023-24 में। अभी जो है नया बजट आने के बाद जो है इसका अपडेट हो जाएगा, तो इसे अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप याद रख सकते हैं 2023-24 के लिए 22 करोड़ प्रावधान किया गया था। ठीक। अभी 24-25 का डाटा हम अपडेट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनपद पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास हेतु उपाध्यक्ष को राशि दिया जाता है। तो जनपद पंचायत, अब हम पहले क्या देखेंगे? जिला पंचायत का देखे थे पहले, अब हम देखेंगे जनपद पंचायत। यहाँ क्या पूछा गया है? उपाध्यक्ष। तो जनपद पंचायत के तीनों को देख लेते हैं। पहले अध्यक्ष का देखिए, अध्यक्ष को कितने दिया जाता है, फिर उपाध्यक्ष को और सदस्य, 3 होते हैं इसमें। तो तीनों को याद रखेंगे। पहले तो अध्यक्ष को दिया जाता है 5 लाख, तो 5 लाख तक कर सकते हैं जो जनपद पंचायत स्तर के अध्यक्ष होते हैं। वही जो उपाध्यक्ष हैं उनका याद रखेंगे 3 लाख रहता है, 3 लाख, और सदस्य के कितना? 2 लाख। ठीक। तो ऐसे याद रखेंगे। ये 2 और 3, 2 मिला के कितना हो जाते हैं? 5। तो टोटल 5 जो है अध्यक्ष का, और इसी को 2 में डिवाइड कर दिए, उपाध्यक्ष का 3 और यहाँ सदस्य का 2। ठीक। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ उपाध्यक्ष का पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब ये जो है ग्रामीण विकास से संबंधित जो है अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हिंदी को देखेंगे। तो इसमें देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है, जिला पंचायत विकास निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। इनमें से असत्य कथन आपको छांटना है। तो यहाँ पॉइंट कर लेंगे, असत्य पूछा गया है। तो चलिए अब कथनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कथन दिया गया है, जिला पंचायत विकास निधि योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2016-17 में। तो ये आप क्लास में पढ़े ही हैं, ये सही है। 2016-17 में जिला पंचायत, और देखिए यहाँ जिला पंचायत विकास निधि का 2017, वही जनपद पंचायत का पूछा जाता, जनपद पंचायत निधि का पूछा गया था। तो इसके अगले वर्ष अर्थात 2017-18 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था जनपद पंचायत विकास निधि योजना को। ठीक। तो इसको भी आप याद रखें। इसके साथ जिला पंचायत विकास निधि योजना का मुख्य उद्देश्य अपूर्ण कार्य को पूरा करना होता है। ये सही है। केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए ये जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा स्टेटमेंट है, ये जो है गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों है? तो देखिए जो भी जिला पंचायत से संबंधित हो योजना, आप जब भी पढ़ते हैं तो जो पंचायत से संबंधित योजना दिखाई देता है आपको, पंचायत से संबंधित, या फिर जो कैसे योजना जिसमें मुख्यमंत्री नाम लिखा होता है, इन सब योजनाओं के लिए जो राशि आवंटित किया जाता है, वित्त पोषण दिया जाता है, वो किनके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। याद रखेंगे आप, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये भी एक जिला पंचायत विकास निधि है। तो इसके लिए जो है राशि, तो पूरे राशि जो है 100% राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन जो ये तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। अब अगला देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष विकास कार्य के लिए 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। अभी हम देखें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कितना रहता है? 15 लाख रहता है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 इसके लिए असत्य, तो असत्य पूछा गया है, तो 3 और 4 असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहां से हो गया हमारा ग्रामीण विकास। अब आगे हम देखेंगे हिंदी को। तो हिंदी से भी यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी भी आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदी से आपको स्पेशली यहाँ संधि, आपको संधि कंप्लीट करा दिया गया है। तो यहाँ संधि से प्रश्न जो है पूछा गया है। तो संधि से यहाँ प्रश्न है। अब यहाँ चलिए इसे संधि के जो है प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहां सबसे पहले दिया गया है 19वें प्रश्न में संधि के। तो यहां दिया गया है सुबंध, सुबंध का संधि विच्छेद करना है आपको। यहां सुबंध दिया गया है, सुबंध का संधि विच्छेद, और साथ ही आप बताते जाइए कि कौन सा संधि इसमें है। तो कौन सा संधि है इसमें आपको यह भी बताते जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसे देखते हैं? सुबंध। तो सुबंध में कौन सा संधि है आप बताइए। तो देखिए सुबंत जो है एक क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। और ये किससे बनता होता है? सुप प्लस अंत से मिलकर बना होता है सुपंत। ठीक। तो इसमें और कौन सा इसमें लॉजिक लगता है? देखिए व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे फार्मूला होते हैं। व्यंजन संधि के लिए बहुत सारे जो है नियम आपको याद करने होते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा नियम इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है? तो इसके लिए जो है आप पढ़े होंगे कि अगर जो पहला अक्षर है संधि में जो है प्रथम अक्षर है, उसका अंतिम वर्ण, प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण में अगर प्रथम अक्षर हो, कौन सा स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर हो, तो जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रथम अक्षर होते हैं? क, च, ट, त और प। ये जो है स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर हैं। इनमें से कोई भी जो है पहला हो, ये जो पहला संधि का पहला शब्द का जो है पहला वर्ण हो, क, च, ट, त, प, इनमें से कोई भी प्रथम अक्षर। और इसके बाद जो दूसरा है, तो दूसरा जो है संधि का दूसरा अक्षर का जो पहला वर्ण है, दूसरा अक्षर का पहला वर्ण, वो कोई भी स्वर हो,
कोई भी स्वर हो या फिर जो पंचमाक्षर को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, तब की स्थिति में क्या होता है, या फिर कोई भी व्यंजन हो, सिर्फ किसे छोड़ना है, पंचमाक्षर को छोड़कर जो है कोई भी अन्य वर्ण हो, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो जो देखिए जो प है अर्थात जो पहला वर्ण है, स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ण है, यहां याद रखेंगे जो पहला वर्ण है, आपको स्टेटमेंट याद हो गया होगा, पहला वर्ण है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में। देखिए प पहला वर्ण है, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण है, तो उसका जो है तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ब। तो प फ के बाद ब आता है तीसरा वर्ण, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए आप सुप, तो सुप था वो किसमें, ब में कन्वर्ट हो गया, तो सुबंत हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है किससे का उदाहरण है, व्यंजन संधि का, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुप प्लस अंत। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए सही उत्तर आप कौन सा लेंगे, ऑप्शन ए। ठीक, ये समझ आ गया होगा आपको पहला फार्मूला। और इसी दूसरा भी देखिए, दूसरा भी सेम इसी लॉजिक से बना हुआ है। पोतदार का संधि विच्छेद क्या है, यहां देखिए पोतदार लिखा हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो यहां देखिए पोतदार, यहां देखिए त, तो त भी कौन सा है, त भी क्या है, एक प्रथमाक्षर है त, और इसके साथ सामने में क्या लिखा हुआ है, दार। तो द भी है, तो द भी क्या है, एक व्यंजन संधि है, पोत के साथ द है, तो ये क्या में परिवर्तित हो जाएगा, पोत, इसमें फिर से क्या प्रयोग हो जाएगा, दार दो बार हो जाएगा, इसमें तीसरा बन जाए, तो त है, उसके बाद त के बाद थ और द, तो द इसमें का तीसरा वर्ण है, तो एक के बाद तीन हो जाएगा, एक का जो है तीन में परिवर्तित हो जाता है, तो ये किसमें, पोतदार हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सही उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका सही विच्छेद क्या हो जाएगा, पोतदार। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण ही है। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तो यहां देखिए तल्लीन इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तत् प्लस लीन से बना हुआ है, तत् प्लस लीन से बना हुआ है ये। ठीक, तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और इसमें कौन सा लॉजिक लगता है, देखिए त के सामने में क्या क्या आता है, त के सामने में आपको ल दिखने को मिलता है, तो दो बार ल हो जाता है। ठीक, एक छोटा ल भी हो जाता है, वही आपको च भी दिखेगा, त के साथ अगर च दिखेगा तो च भी दो बार हो जाता है, और साथ में अब ज भी रहेगा, सामने में ज रहेगा, तो ज भी जो है क्या रहता है, जो हो जाता है, सामने में ट रहे, सामने ट रहे तो ट भी क्या हो जाता है, दो ट हो जाता है। ठीक, तो ये वाला जो है फार्मूला इसके लिए जो है प्रयोग किया गया है इस उदाहरण के लिए। ठीक, तो तल्लीन के लिए क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन, तो ऑप्शन ए इसके लिए भी सही उत्तर हो जाएगा, तत् प्लस लीन। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है सन्मति। तो सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सन्मति के लिए आप देखें, तो सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए जो है एक अलग रूल प्रयोग किया जाएगा। तो सन्मति के लिए देखिए सन प्लस मति, इसका संधि विच्छेद होता है, क्या होगा, सत प्लस मति से बन के मिलकर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ भी कोई भी स्वर रहता है, प्रथमाक्षर को बस छोड़ा जाता था, तो यहाँ प्रथमाक्षर ही आ गया है। प्रथमाक्षर कौन कौन से होते हैं आप सबको याद ही होगा, एक तो अंग हो जाता है, ड़ हो जाता है, य हो जाता है, य ड़, और क्या होता है, ना होता है, और मा होता है। ठीक, ये सभी जो पांच है पंचमाक्षर के नाम से जाने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में पांचवें में आते हैं ये। ठीक, तो इनमें से आपको दिख रहा है माँ, तो माँ प्रथमाक्षर है, तो प्रथमाक्षर माँ आया हुआ है, तो सत प्लस किससे बना हुआ है, सत प्लस मति से बना हुआ है ये। ठीक, सत प्लस मति से, इसके लिए रूल कौन सा प्रयोग किया गया है सन्मति के लिए, तो देखिए अगर त है इसके सामने में कोई पंचमाक्षर आ जाता है तो इस किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो देखिए यह जो किसमें परिवर्तित हो जाता है, जो म क्या है, जो कौन सा जो त है ये किसमें, न में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, न में परिवर्तित हो जाता है त। तो इसी को देख सकते हैं हम, सन्मति हो जाएगा यही सन्मति। ठीक, तो ये इसका प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, विपजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विपजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है विपत जाल। तो ये भी ऊपर देखे हैं जो जो क्या हो जाता है, ज वाला, तो डबल जा हो जाता है, तो विपत जाल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24वां, तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कौन सा संधि, इसमें आपको स्वर संधि देखने को मिलेगा, और स्वर संधि में कौन सा, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि आप सबको याद ही रहता है, क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया है, तो आप देख सकते हैं वधु वेश्वर, तो वधु वेश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है, वधु प्लस ऐश्वर्य से बना हुआ है, वधु प्लस ऐश्वर्य से, तो ये किसमें, यड़ संधि का उदाहरण है, ये आपको सबको पता ही होगा। चलिए उसके बाद देखिए तजोमय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तजोमय जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है तजोमय। तो ये इसके लिए क्या हो जाता है, यह सॉरी तेजोमय, तो तेजोमय के लिए क्या हो जाता है, तेजा प्लस मय। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला काम करता है, तो इसमें देखिए कोई भी क्या हो, अगर आ है और इसके साथ कोई विसर्ग लिखा हुआ है, उसके साथ कोई विसर्ग लगा हुआ है, और जो अंतिम वर्ण, तो अंतिम शब्द का जो है पहला वर्ण क्या हो, कोई भी अक्षर हो, उसको छोड़ना है आपको, जो सॉरी इसमें जो है कोई भी वर्ण हो, स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, प्रथम कोई स्वर हो, और कोई स्वर हो, या फिर जो है क्या हो, ये वाला कोई भी स्वर हो कहा गया है, और या प्रथम अक्षर द्वितीय को छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हो, तो तीसरा, चौथा और पांचवा हो, तब क्या हो जाता है, ये
इसमें ओ आ जाता है, ओ स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ओ स्वर का प्रयोग किया जाता है बीच में। तो इसी प्रकार इसमें किया गया है। आप देख सकते हैं तेज, तो तेज में अब यहाँ अ लगा हुआ है। ठीक, और इसके साथ क्या है, विसर्ग लगा हुआ है। और साथ में यहाँ देखिए, ये वर्ग का कौन सा आना चाहिए, तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण, तब इसमें क्या हो जाता है, तो ये जो अ है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जो क्या है विसर्ग है वो किसमें, ओ स्वर में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो गया है, तेजोमय, तेजोमय हो गया है। ठीक, तो यह उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखिए, 26वां प्रश्न है उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद। तो ये आप सबका बना ही होगा, उत्तर प्लस उत्तर से बनता है उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर से ये कौन सा है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद देखिए षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो षड दर्शन का भी अभी हम जो फार्मूला देखे उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, षड दर्शन का कौन सा हो जाएगा, इसका षट दर्शन हो जाएगा। तो ये ट है, ये द में ट किसमें परिवर्तित हो जाता है, ड़ में, तो पहला वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तीसरा वर्ण में। ठीक, तो ये षट दर्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, आप अगला दिया है जगदम्बा का संधि विच्छेद। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद आप सबको पता है, जगत प्लस अंबा से बना हुआ है। तो ये भी किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद देखिए वार्तालाप का संधि विच्छेद। तो वार्तालाप किसका है, ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका वार्ता प्लस आलाप हो जाता है, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नायक ये किसका है, तो नायक जो है किसका, यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि का, सॉरी ये जो है अयादी स्वर संधि का है, अयादी स्वर संधि का उदाहरण है नायक। नय प्लस अक से बना हुआ है नायक, और किसका का उदाहरण है अयादी स्वर संधि का। उसके बाद देखिए शरत चंद्र सही संधि है, शरत प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी, तो यहां देखिए शरत लिखा हुआ है और लिखा हुआ है प्लस चंद्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिख रहा है आपको, व्यंजन संधि दिख रहा है। अब हम पढ़े ही है कि त के सामने क्या आता है, च आता है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, डबल च में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ, जहां डबल च दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन सी। यहाँ देख सकते हैं शरत प्लस चंद्र का क्या हो जाएगा, शरत चंद्र। ठीक, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, यहाँ काव्य उर्मी। तो देखिए काव्य उर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, काव्य प्लस उर्मी से बना हुआ है ये। और ये कौन सा संधि का उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, स्वर संधि का उदाहरण है ये काव्य उर्मी। और काव्य कौन से स्वर संधि का उदाहरण है, ये भी जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, काव्य उर्मी। उसके बाद देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद। तो ये भी आप सबको बना होगा, इति प्लस आदि से बनता है इत्यादि। उसके पश्चात दिया गया है दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। तो दिगंबर के लिए होता है दिक प्लस अंबर। तो ये भी हम पहले जो रूल, व्यंजन संधि का पहला रूल आपको जैसे बताया हूं मैं, उसी प्रकार का है, दिक प्लस अंबर से बना हुआ है दिगंबर। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है, तो ये देखिए यहाँ कौन सा विसर्ग संधि नहीं है, यहाँ क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है, यहाँ विसर्ग संधि कौन सा नहीं है। तो यहाँ निर्जन, तो विसर्ग में देखिए नि प्लस जन से बनता है निर्जन। वही यहां दिया है निराधार। तो ये किससे, नि प्लस आधार से बनता है, नि प्लस आधार से बनता है निराधार। वही जो है निराशा, तो ये नि प्लस आशा से बनता है निराशा। तो ये तीनों क्या दिख रहे हैं आपको, विसर्ग संधि दिख रहे हैं, परंतु उपकार जो है विसर्ग संधि नहीं है। चलिए अगला देखिए 36। इनमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है, तो आप देख रहे हैं विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जो है दीर्घ स्वर संधि है, विद्या प्लस आर्थी से बनता है। दीक्षांत दीक्षा प्लस आंत से बनता है, तो ये भी जो है स्वर संधि है। अभीष्ट अभि प्लस अष्ट से बनता है, तो ये भी जो है क्या है, स्वर संधि है। उसके बाद देखिए दिग्गज, तो दिग्गज किससे बनता है, दिक प्लस गज से बनता है, दिक प्लस गज से बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है इसका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ स्वर संधि है, तो इसमें से कौन सा आपको स्वर संधि दिखाई दे रहा है, आप बता सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है रामावतार। तो राम प्लस अवतार से बना हुआ है रामावतार, जिसमें कौन सा दीर्घ स्वर संधि आपको नजर आ रहा है, राम प्लस अवतार से दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी सभी ये जो है किसका विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा, जगत प्लस इस जगदीश। ठीक, उसके बाद ये दिगंबर आपको दिख रहा है व्यंजन संधि का, ये भी आपको व्यंजन संधि का। ठीक, उसके बाद जो है ये ऑप्शन ए की इसमें है रामावतार दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन संधि है, तो यहाँ व्यंजन संधि आपको पहचानना है। तो आप देख पा रहे होंगे व्यंजन संधि आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी उद्घाटन। तो इसमें किससे बना हुआ है, उत प्लस घाटन से बना हुआ है, उत प्लस घाटन से बना हुआ है क्या, उद्घाटन। तो इसमें उत प्लस दिख रहा है, तो ये कौन सा है, व्यंजन संधि है। ठीक, बाकी सभी कौन से हैं, स्वर संधि है बाकी सभी। तो यहां तक हमारा हिंदी का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलिए अब अगला देखते हैं हम पंचायती राज। तो यहां से अब हमारा जो है पंचायती राज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां दिया गया है कौन सा, पेशा एक्ट। तो पेशा एक्ट भारत के कितने राज्यों में लागू है, आपको ये बताना है। तो पेशा एक्ट जो है हमारे पंचायती राज अधिनियम के जो है अध्याय 14 के क में दिया गया है, अध्याय 14 के क करके अध्याय जोड़ा गया है, उसमें पेशा एक्ट दिया गया है। और ये भारत के कितने राज्यों में लागू है, ये पूछा गया है। ठीक,
तो देखिए यह जो है भारत के 10 राज्यों में लागू है। ये 10 अनुसूची राज्य है। ये जो है किसमें दिया गया है, 5वीं अनुसूची। हम जो संविधान की 5वीं अनुसूची में पढ़ते हैं 10 राज्य, उन्हीं 10 राज्यों में जो है यह लागू है। 5वीं अनुसूची में जो हम पढ़ते हैं 10 राज्य, उन्हीं 10 राज्यों में हमारा ये पेशा एक्ट लागू है। ये कौन कौन से राज्य है, इनका भी नाम अगर आपको याद रखना है तो चलिए आपको मैं यही इसे आपको याद करा देता हूँ कौन कौन से नाम है। तो आप जैसे कि हम छत्तीसगढ़ को आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से कितने राज्य लगे हुए हैं सबको पता है, 7 राज्य लगे हुए हैं। सबको सबका नाम भी याद होगा। यहाँ एमपी है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना है, और यहाँ जो है आंध्र प्रदेश है, यहाँ उड़ीसा है, और यहाँ जो है झारखंड है, और यहाँ उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये 7 राज्य लगे हुए हैं और ये जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो ये हम याद करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखिए 7 राज्य यहाँ से याद हो जाएंगे। तो यहाँ आप उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। किसे, आप सिर्फ किसे, उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। आप यहाँ उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे, बाकी कितने बच गए, ये 6 राज्य जो पड़ोसी राज्य 6 हैं, मध्य प्रदेश से लेकर ये झारखंड तक के, और साथ में छत्तीसगढ़। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 राज्य आपको याद हो गए। ठीक, 7 राज्य हो गए, टोटल 10 राज्य हैं, उसमें से 7 राज्य आपको याद हो गए। अब उसके बाद देखिए और कौन कौन से 3 राज्य हैं। तो सबसे पहले अब 3 राज्य में से 2 राज्य को देखिए। तो 2 राज्य जो भारत के मैप है वहां आपको एक साथ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको 2 राज्य मिलेगा। एक तो है ये गुजरात, गुजरात हो जाएगा, और दूसरा ये राजस्थान। ठीक, तो ये गुजरात और राजस्थान 2 हो गए। तो कितने हो गए, अब हमारे पास 9 राज्य हो गए। और एक और राज्य कौन सा है, एक जो है हिमालयी राज्य है, जिसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गए 10 राज्य। तो इन 10 राज्यों में जो है पेशा एक्ट लागू है, और 5वीं अनुसूची में इन्हीं 10 राज्यों के संबंध में जो है चर्चा किया गया है। ठीक, तो आपको ये हो गया पेशा एक्ट के संबंध में क्लियर हो गया। अब चलिए अगला देखिए, नियमित चुनाव की सिफारिश किस समिति के ने की थी। तो देखिए पंचायती राज से संबंधित नियमित चुनाव की सिफारिश किस समिति द्वारा किया गया था। तो यहाँ सबसे पहले बलवंत राय समिति बना था, उसके बाद अशोक मेहता समिति बना था, उसके बाद देखिए यहाँ जो जीवीके समिति दिया गया है, कौन सा समिति, जीवीके समिति, उसके द्वारा जो है इस नियमित चुनाव का जो है सिफारिश किया गया था। तो आप याद रखेंगे नियमित चुनाव, पंचायती राज में नियमित चुनाव की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, जीवीके राव समिति के माध्यम से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन का आधार कौन सी समिति बनी है। तो 73वें संविधान संशोधन के लिए आधार कौन सी समिति थी। तो आप सबको क्लास में पढ़ाया ही गया है कि 73 संविधान संशोधन गाडगिल समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो गाडगिल समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य रूप से इसके जो है प्रधान किसके, गाडगिल समिति के सिफारिश पर ही जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एसटी, एससी, महिला और ओबीसी, तो ये 4 प्रकार के आरक्षण आपको पंचायती राज में दिखाई देते हैं। तो इन आरक्षणों को देने की बात जो है किस समिति के माध्यम से किया गया था। तो इन आरक्षणों को देने की सिफारिश किसके माध्यम से किया गया था। तो वह कौन सी समिति के माध्यम से था, सबसे पहले थुंगन समिति। तो थुंगन समिति के माध्यम से जो है एसटी, एससी, महिला और ओबीसी के आरक्षण की जो है बात कहा गया था सबसे पहले थुंगन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो गाडगिल समिति है उनके द्वारा भी जो है इसके ऊपर जो है बात किया जाता है, एसटी, एससी, महिला और ओबीसी के लिए आरक्षण की बात। ठीक, तो परंतु सबसे पहले जो है थुंगन समिति द्वारा जो है इसका सिफारिश किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। तो ये आप सबको पता ही होगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है, तो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, यह कब लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था। इस कारण जो है इसे मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्ति और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है। तो देखिए ये अगर आप पूरा रट्टा नहीं मारे हैं धाराओं को तो ये आपके लिए कठिन प्रश्न हो सकता है। तो देखिए इसके लिए आप याद रखेंगे, ये देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए पंचायती राज अधिनियम की अनुसूचित क्षेत्र अर्थात ये पेशा एक्ट से संबंधित बात कर रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज में पेशा एक्ट किसमें दिया गया है, धारा 129 के बाद। तो जो 14 क दिया है वो अध्याय 14 क है, उसमें जो है धारा 129 के बाद दिया गया है। क से लेकर स्टार्ट है। तो क में पहले ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को दिया गया है। उसके बाद ख में संरचना दिया गया है उनका, और ग में दिया गया है क्या, शक्ति और कार्य। तो ग्राम सभा का अनुसूचित क्षेत्रों में जो है शक्ति और कार्य किसमें दिया गया है, ग में। तो आप सी याद रखेंगे, ग अगर ए और बी से देखें तो क को ए लेते हैं और ख को बी लेते हैं और ग को क्या लेते हैं, सी लेते हैं। अगर इंग्लिश में लिखा जाता है धाराओं को तो ऐसे लिखा जाता है। उसी प्रकार सी से क्या, सी से आप क करके याद रखेंगे कर्तव्य और शक्ति। ठीक, तो सी से कर्तव्य और शक्ति, और यहाँ धारा क्या कहा जाएगा, 29 ग कहा जाएगा हिंदी में। ठीक, उसके बाद देखिए 45वां क्वेश्चन। तो 45वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं। यहाँ कितने धारा है, अध्याय है, अनुसूची है, आपको बताना है। तो ये आप सबको याद होगा, पंचायती राज अधिनियम में टोटल 132 धारा है, 15 अध्याय है और 4 अनुसूची है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए 46वां क्वेश्चन, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो जो पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात कहा जा रहा है, तो इसमें जो है कितना संशोधन किया गया है अभी तक? तो याद रखेंगे इसमें जो है इसमें जो है 11 संशोधन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित है, तो इसमें जो है टोटल 11 संशोधन किए गए हैं अभी तक के। तो इसके लिए जो है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी तक जो है 11 बार संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिवेशन या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो आप सबको पता होगा यह किस वर्ष से प्रभावी है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। तो ये जो है 1993, तो 1993 से ही प्रभावित है मुख्य रूप से। तो यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया था 1993, उसी के माध्यम से जो है 1993 से जो है प्रभावी है। तो इसी के माध्यम से इसका उत्तर 1993 लिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज हमें देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो कौन कौन से 3 स्तर है आप सबको पता है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। उसके बाद दूसरा दिया गया है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, तो ये भी सही है। अगर पूरा देखें पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में, तो उसमें क्या कहा गया है पंचायत से संबंधित, तो उसमें जो है 1/3 अर्थात 33% आरक्षण दिया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम में इसे जो है 1/2 अर्थात कितना 50% जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षण दिया गया है। तो ये भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरी ऑप्शन क्या दिया गया है, पंचायतों को अपनी कार्य में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। तो ये गलत हो जाएगा। पंचायतों को पूर्ण स्वायत्त नहीं दिया गया है, ऑटोनोमस नहीं है, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। राज्य सरकार जो है सभी निर्णय लेते हैं, तो ये पूर्ण स्वायत्तता नहीं दिया गया है पंचायती राज को। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, तो ये सही है। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है पंचायत संबंधित जो है निर्वाचन किए जाते हैं, तो ये समयबद्ध निर्वाचन किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है। चलिए अब अगला देखिए, यहां 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे देख लीजिए। देखिए यहां पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज के लिए विधि का अनुकूलन आदेश पारित हुआ है। तो विधि के अनुकूलन आदेश के संबंध में आपको तिथि पूछा गया है पारित होने की। तो इसके लिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, 7 जून 2001। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होना चाहिए, 7 जून 2001 होना चाहिए पारित होने का। देखिए विधि का अनुकूलन आदेश, इससे संबंधित आपको 4 डेट याद रखने हैं। कौन कौन से 4 डेट याद रखने हैं? एक तो सबसे पहला ये 7 जून 2001, इस दिन क्या हुआ था, जो विधि का अनुकूलन आदेश है छत्तीसगढ़ पंचायती राज विधि का अनुकूलन आदेश, इस अनुकूलन आदेश को जो है सबसे पहले बनाया गया था इसे, या कह सकते हैं इसे पारित किया गया था। बनाया गया था और पारित किया गया था 7 जून 2001 को। ठीक, उसके बाद देखिए इसके बाद कौन सा डेट याद रखना है आपको, 18 जून 2001 18 जून 2001 का डेट आपको याद रखना है। इस दिन क्या किया गया था, तो इस दिन जो है राजपत्र में अनुकूलन आदेश को प्रकाशित किया गया था। तो राजपत्र में प्रकाशित करने की तिथि है ये, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि कौन सा है, 18 जून 2001। ठीक, तो ये 2 डेट हो गए। उसके बाद आपको तीसरा डेट कौन सा याद रखना है, ये 1 नवंबर 2001। तो 1 नवंबर 2001 को क्या किया गया था, इस आदेश को, जो अनुकूलन आदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुकूलन आदेश, इस आदेश को जो है लागू किया गया था इस दिन। तो इस दिन 1 नवंबर 2001 को लागू किया गया था। इस दिन लागू भले किया गया था, पर एक और डेट आपको याद रखना है, जिस दिन छत्तीसगढ़ बना, अर्थात 1 नवंबर 2000। ठीक, 1 नवंबर 2000 को जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था, इसी दिन से जो है प्रभावी माना जाएगा। तो प्रभावी करने की अगर तिथि पूछा जाए, तो प्रभावी करने की तिथि जो है इसी तिथि को माना जाएगा, 1 नवंबर 2000 को। किसे, जो अनुकूलन आदेश है उसे, जब छत्तीसगढ़ बना था उसी तिथि से जो है प्रभावी था, परंतु जो है इसका जो आदेश लागू किया गया था अनुकूलन आदेश को 1 नवंबर 2001 को। ठीक, सभी आपको चारों डेट, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए, पंचायती राज अधिनियम में किस वर्ष संशोधन नहीं हुआ है? तो यहां पूछा गया है संशोधन किस वर्ष नहीं किया गया है। टोटल 11 बार संशोधन किया गया है पंचायती राज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को। तो इसमें जो है किस वर्ष संशोधन नहीं हुआ है, इसमें से दिए गए वर्षों में से, तो सबसे पहले 2004, तो इसमें किया गया था, सबसे पहले 2004 में ही संशोधन किया गया था इस अधिनियम में। उसके बाद 2016 में भी संशोधन किया गया, 2017 में भी संशोधन किया गया था, और 2018, देखिए 2018 में संशोधन नहीं किया गया। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका संशोधन 2018 में नहीं किया गया था, अभी तो जो है 2019 में इसका संशोधन किया गया था। आप सबको याद ही होगा 2019 में जो इसका संशोधन आप क्लास में पढ़ाया गया, आपको पूरा 11 कब किया गया था, तो आपको 2018 नहीं दिखा होगा उसमें। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन 50
क्वेश्चन के माध्यम से जो हमने हफ्ते भर में जो जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है तीनों सब्जेक्टों का, वो जो है आपको इसमें टेस्ट के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे जो है अगले हफ्ते भी आपको इस हफ्ते जो जो पढ़ाया जाएगा उसे भी जो है अगले हफ्ते टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपको कवर किया जाएगा। देखिए, अगर आप जो है संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपको सबको पता ही होगा कि आप एडीओ का जो बैच चलाया जा रहा है हमारे सहस्त्र एकेडमी द्वारा, वो जो है 17 फरवरी से चलाया जा रहा है, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक के चलता है। ठीक, तो 17 फरवरी 2001 बजे से, जिसमें अभी वर्तमान में कितने विषय चल रहे हैं? 3 विषय चल रहे हैं, जिसमें ग्रामीण विकास उरी सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, पंचायती राज जो है विजय सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और हिंदी जो है संदीप सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो ये 3 सब्जेक्टों के साथ चल रहा है। और देखिए, इस कोर्स के साथ आपको जो है 3 पुस्तकें जो है हमारे संस्था के द्वारा जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए ऑथेंटिक बुक है उपकार पब्लिकेशन की, वृहद छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ, वही हिंदी के लिए ऑथेंटिक बुक है विनय कुमार पाठक का हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, वही जो है योजना चक्र के एडीओ का जो है योजना चक्र, जो अन्य विषय ग्रामीण विकास हो गया, आजीविका और पंचायती राज, ये 3 विषय जो है इसमें समाहित है। योजना चक्र का एडीओ का बुक जो आया हुआ है उसमें, तो ये 3 बुक जो है आपको निःशुल्क प्रदान किया जाता है कोर्स के साथ। आप इसमें अगर रजिस्टर होना चाहते हैं और हमारे एडीओ का क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर में कांटेक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।